नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबकी अपनी चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, आज की हमारी जो विषय वस्तु है वह है हमारे एनडीए यानी कि हमारी यूजीसी नेट के सिलेबस पे लगा हुआ इकाई 2 की एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है हमारे एनडीए नेट के सिलेबस पे लगा हुआ है विद्यापति और उनकी पदावली, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको विद्यापति और उनके पदावली यानी कि आज हम बात करेंगे विद्यापति जी के बारे में, और कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम पदावली से, सिर्फ पदावली से नहीं, उनके जितने भी सारे महत्वपूर्ण उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, मैं आपको बताऊंगी जो मुझे महत्वपूर्ण लग रही है। पर आज की जो हमारी चर्चा होगी वो सिर्फ और सिर्फ विद्यापति जी के बारे में ही होगी। और हाँ दोस्तों, मैं आज जो इम्पोर्टेंट सारी जो पॉइंट आपको बताऊंगी, मैं अलग अलग किताबों की मदद ली हूँ, और ये जो जानकारियाँ हैं उससे संग्रह करने के लिए मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत हिंदी साहित्य के इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और उसके अलावा मैं सरस्वती पांडे जी की किताब की भी मदद ली हुई हूँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी दोस्तों कि आप वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पर हम सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स भी ली हुई हूँ। पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि आपको, अगर आप पढ़ रहे हैं विद्यापति जी के बारे में, तो आपको कौन सी चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो पहले तो उनकी समय सीमा, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत रखा हुआ है। यहाँ पर मैं अभी बताऊँगी कौन से विद्वान क्या कहते हैं विद्यापति जी के समय के बारे में। और फिर आपको रखनी है कि वो आश्रयी कवि थे यानी कि राजाश्रित कवि थे, या फिर वो स्वच्छंदता यानी कि स्वच्छंद कवि थे, वो आपको ध्यान रखनी है। अब हम सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ बता देती हूँ पहले आपको। और उसके बाद उन्होंने कौन से भाषा में अपनी रचनाएं करी है, जो कि मैं आपको बताऊंगी, और उनकी रचनाओं के बारे में भी कहूँगी कौन से रचनाएं हैं। और उसके बाद आपको ध्यान रखनी है वो कौन से संप्रदाय के थे और उनको क्या क्या उपाधि मिली है। ये सब हम अभी चर्चा करेंगे। अगर हम विद्यापति जी की रचनाओं को देखते हैं तो साहित्य में वैसे तो उनकी रचनाओं को लौकिक साहित्य के अंतर्गत लिया जाता है, परंतु अगर हम विद्वानों के मतों को देखते हैं, उन्होंने अलग अलग मत रखा है यहाँ पर। अगर हम देखते हैं, वैसे तो आपको पता ही है कि विद्यापति जी को लेकर विद्वानों में कितना ज्यादा मतभेद है। कोई उनको भक्त मानता है, तो कोई उनको रहस्यवादी मानता है, कोई उनको श्रृंगारी मानता है, कोई उनको स्मार्त मानता है, कोई उनको शैव मानता है। तो ये सारी की सारी चीज़ तो हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं पॉइंट्स ही बता दूंगी आपको, परंतु अगर हम विद्वानों के मत देखते हैं, पहले हम थोड़ी सी विद्वानों के मत ही चर्चा कर लेते हैं, फिर हम पॉइंट्स के पास चलेंगे। पहले बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी ने, पहले तो उनके समय सीमा वैसे कुछ बताया ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ संवत 1460 में वो वर्तमान थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह जी के समय में वो उनके दरबारी कवि थे। तो अगर हम डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास को देखते हैं, तो उन्होंने पहले तो समय सीमा बताया है कि 1360 से 1448 तक, और उन्होंने विद्यापति जी को प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवि के अंतर्गत रखा हुआ है। और बच्चन सिंह ही वो विद्वान है जिन्होंने कि विद्यापति जी को जातीय कवि स्वीकार किया है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में क्या माना गया है। तो अगर हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को, तो उसमें विद्यापति जी का समय जो माना हुआ है, उन्होंने वो 1350 ईस्वी से लेकर 1460 ईस्वी तक तो माना है। और उन्होंने विद्यापति जी को, श्रृंगारी ने ही उन्होंने विद्यापति जी को
कृष्ण भक्त कवि के अंतर्गत रखा हुआ है। यानी कि अगर आप डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को देखते हैं तो भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्त कवि के अंतर्गत ही आपको विद्यापति के नाम आता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों अब बारी है हम वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि मैं अलग अलग ग्रंथों से ली हुई हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबके सामने पेश है विद्यापति जी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो पहले हम समय सीमा से ही शुरू करते हैं। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ शुक्ल जी उनके समय कितना मानते हैं या वचन सिंह नगेंद्र सबके बारे में, फिर भी मैं बता ही देती हूँ और एक बार आपको। दोस्तों यहाँ पर 1350 से 1450 ईस्वी जो मैं ली हुई हूँ ये सरस्वती पांडेय और गोविंद पांडेय जी के द्वारा के जो पुस्तक है उसमें से ली हुई हूँ। अगर हम शुक्ल जी के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने तो वैसे कुछ समय सीमा नहीं बताया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, परंतु उन्होंने 1460 में वो वर्तमान थे, संवत 1460 में विद्यापति वर्तमान थे, वैसा उन्होंने कहा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में। और उन्होंने उन्हें 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वो वर्तमान थे, यानी कि वो उनके आश्रय में रहते थे, वैसा उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। और अगर हम बात करते हैं डॉक्टर वचन सिंह की तो उन्होंने 1360 से 1448 तक की उनकी समय सीमा बताई है। याद रखिए 1360 से लेकर 1448 तक। और अगर हम डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को देखते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनका समय 1350 ईस्वी से लेकर 1460 ईस्वी तक की मानी गई है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके बारे में, यानी कि विद्यापति जी के बारे में कुछ और जानकारियाँ। पहले हम उनके गुरु के नाम जानते हैं। तो इनके गुरु थे पंडित हरि मिश्र। और अगर हम बात करते हैं इनके पिता के तो इनके पिता थे पंडित गणपति ठाकुर और पितामह योगेश्वर नाम से तो विख्यात थे, परंतु जयदत्त संत इनका नाम था। और इनके पत्नी थी चंदा देवी जिनको चंपती देवी नाम से भी वो जानी जाती थी। और अगर हम बात करते हैं इनके वासस्थान के बारे में दोस्तों तो वो विद्यापति जी बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विवसी गांव के निवासी थे। बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विवसी नामक गांव के वह निवासी थे। अब हम बात कर लेते हैं उनके आश्रयदाता के बारे में। दोस्तों विद्यापति जी जो थे वो आश्रयी कवि ही थे जो कि राजाश्रय में रहते थे और इनके आश्रयदाता थे तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह। याद रखिए विद्यापति आश्रयी कवि थे, तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रय में वो रहते थे। तो दोस्तों अगर हम इनके आश्रयदाता शिव सिंह और कीर्ति सिंह के बारे में बात करते हैं तो हमें ये भी जान लेनी चाहिए कि विद्यापति के पूर्वजों का मिथिला के राजाओं से अच्छा संबंध था। विद्यापति का जो अधिकांश जीवन रहा है वो मिथिला के राजाओं के आश्रय में ही बीता है और सभी राजाओं और रानियों ने विद्यापति का खूब आश्रय किया था। मिथिला के सारे राजा और रानियों ने विद्यापति जी का खूब आदर किया था, परंतु राजा शिव सिंह से विद्यापति का घनिष्ठ संबंध रहा है। राजा शिव सिंह से ही विद्यापति का संबंध ज़्यादा घनिष्ठ रहा है। विद्यापति शिव सिंह को साक्षात नारायण मानते थे। शिव सिंह को वो नारायण मानते थे और उनकी रानी लक्ष्मी देवी जिनको लक्ष्मीमा देवी के नाम से भी वो जानी जाती है या फिर जाना जाता है, उनको वो लक्ष्मी मानती थी। वो मानते थे, वो लक्ष्मी देवी को मानते थे, जो लक्ष्मी देवी को स्वयं माँ लक्ष्मी मानते थे। और शिव सिंह जो कि उनके आश्रयदाता राजा भी थे और जिनके साथ उनका घनिष्ठ संबंध भी रहा था, उन्हें वो विष्णु के रूप मानते थे। और शिव सिंह ने ही विद्यापति को विवसी ग्राम दिया था, जहाँ के वो निवासी थे दोस्तों, वो ग्राम ही उन्हें शिव सिंह ने ही दिया था। और
शिव सिंह ने ही उन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि से ही विभूषित किया था। उपाधियों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और ये याद रखिए कि जो अभिनव जयदेव की जो उपाधि मिली है विद्यापति जी को, वो उनका जो आश्रयदाता थे शिव सिंह, महाराज शिव सिंह, उन्होंने ही उन्हें अभिनव जयदेव का उपाधि दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर और एक उपाधि है जातीय कवि, जो कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है विद्यापति को। यहाँ पर देख लीजिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने जातीय कवि विद्यापति को ही कहा है, याद रखिए। दोस्तों विद्यापति जी की जो रचनाएं हैं वो हमें तीनों भाषाओं में मिलते हैं, संस्कृत, अबहट और मैथिली में। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं कौन कौन सी भाषा में हमें उपलब्ध होती है। तो दोस्तों प्रमुख रचनाओं के पास जाने से पहले आपको याद रखनी है एक चीज़, विद्यापति, अगर हम भाषाओं के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से भाषा के वो ज्ञानी थे, वैसे तो उनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हमें संस्कृत, अबहट और मैथिली में देखने को मिलती है। परंतु विद्यापति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रजबुली, बंगला और हिंदी के सुपंडित थे। याद रखिए, विद्यापति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रजबुली, बंगला और हिंदी, इन सारी जो भाषाएं हैं उनमें उनको पांडित्य था। और उत्तर अपभ्रंश या अपभट्ट में तो उन्होंने रचनाएं की है जो मैं अब आपको बताऊंगी। और वैसे भी उन्होंने ब्रजबुली, हिंदी और मैथिली में भी उन्होंने रचनाएं की है, ब्रजबुली, हिंदी और मैथिली में। परंतु इनके अब हम जो रचनाओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों, प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो मुख्य रूप में संस्कृत, अबहट यानी कि उत्तर अपभ्रंश और मैथिली में हमें देखने को मिलती है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं, पहले देख लीजिए। तो उनकी जो संस्कृत की रचनाएं हैं वो है शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा पूछा गया था दोस्तों, किसकी रचना है, याद रखिए, विद्यापति जी का ही रचना है। विभाग सार, लिखनावली और गया प्रतलक वर्णकृत। याद रखिए, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक वर्णकृत्य। और अगर हम बात करते हैं अबहट की रचना की, तो कीर्तिलता और कीर्तिपताका, ये दोनों ही उनकी अबहट की रचनाएं हैं। और मैथिली में उन्होंने पदावली और गोरक्ष विजय, जो कि एक नाटक है, उसका उन्होंने रचना किया हुआ है। तो दोस्तों उनकी जो अबहट की दोनों रचनाएं हैं ना, कीर्तिलता और कीर्तिपताका, इन दोनों के बारे में खासियत ये है कि ये दोनों रचनाएं जो है वो उनके आश्रयदाताओं का ही इसमें वीरता का वर्णन किया गया है। यानी कि वो ये रचनाएं अपने आश्रयदाताओं को ही खुश करने के लिए रचे थे। तो देख लेते हैं कीर्तिलता में किसकी वीरता का वर्णन है और कीर्तिपताका में किसकी। तो अगर हम कीर्तिलता के बारे में बात करते हैं तो उसपे कीर्ति सिंह, तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह के ही इस पे वीरता का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। और कीर्तिपताका में आपको शिव सिंह, जिनके साथ उनकी घनिष्ठता बहुत ज़्यादा थी, उनके साथ उनका ही इस पे वीरता का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। और मैथिली में उन्होंने पदावली और गोरक्ष विजय नाटक का जो रचना किया हुआ है, गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा इसका जो पद्य भाग है, उन्होंने जो गद्य भाग रखा है गोरक्ष विजय नाटक का, उसको संस्कृत में रखा है और इसका जो पद्य भाग है उसको उन्होंने मैथिली में रखा हुआ है, यानी कि मैथिल जो भाषा है उसमें उन्होंने रखा हुआ है। और हाँ, अगर हम कीर्तिलता के बारे में बात करते हैं
इसकी भाषा तो उत्तरकालीन अपभ्रंश है। इसे स्वयं कवि ने ही दिसिल वयन और अवहट नाम से पुकारा है। याद रखिए, कीर्तिलता को स्वयं विद्यापति ने ही दिसिल वयन यानी कि अवहट नाम से पुकारा है। और अगर हम बात करते हैं कीर्तिपता का, जिसपे उनके आश्रयदाता शिव सिंह जिनके साथ उनकी घनिष्ठता थी, उसके बारे में, तो इस कृति में महाराज शिव सिंह की कीर्ति का तो हमें विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। इस कृति की जो शुरुआत है, आरंभ में हमें चंद्रचूड़, अर्धनारीश्वर के रूप, अर्चना तथा गणेश वर्णना देखने को मिलती है। और फिर प्रेम और शिव सिंह के आचरण का जो आकर्षण है वो देखने को मिलती है। इसमें कई भाषाओं का तो प्रयोग किया गया है। मध्य में संस्कृत बहुल पदों का भी कीर्ति पताका में हमें देखने को मिलता है पद, जिसमें संस्कृत बहुल पदों का इस्तेमाल किया गया है। और फिर मैथिल भाषा का भी थोड़ी थोड़ी प्रयोग इस पे किया गया है। और छंदों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अनेक छंदों में तद्भव शब्दों से सुंदर पदावली हमें देखने को मिलती है। और इसकी एक प्रति राज पुस्तकालय नेपाल में अभी भी मौजूद है। याद रखिए, नेपाल के एक राज पुस्तकालय में अभी भी सुरक्षित है कीर्ति पताका की एक प्रति। तो रचनाओं को तो आपने देख ही लिया। अगर हम देखते हैं विद्वानों के मतों को, विद्यापति को लेकर अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ विद्वान हैं जिन्होंने उन्हें श्रृंगारी माना हुआ है, कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो भक्त मानते हैं, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो रहस्यवादी मानते हैं, और कुछ विद्वान उन्हें स्मार्त मानते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन विद्वानों के बारे में जिसपे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से विद्वान क्या क्या मानते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर हो सकता है तो आप ये पॉज करके लिख लीजिए कि कौन कौन से विद्वान हैं जो कौन कौन क्या मानते हैं। कौन रहस्यवादी मानता है, कौन स्मार्त मानता है, कौन उन्हें भक्त कवि मानता है या फिर रहस्यवादी। तो दोस्तों, विद्वानों ने उन्हें क्या माना है वो जानने से पहले मेरा ये ख्याल है कि आपको उनके बारे में जो फेमस पंक्तियां हैं वो आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी पंक्तियां भी पूछी जाती है। तो पहले हम देख लेते हैं निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को क्या कहा है। निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। याद रखिए, निराला जी ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की जो मादकता को नागिन की लहर कहा है। और अगर हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? याद रखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये तो दोस्तों बहुत ही फेमस पंक्ति है, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, फिर भी याद रख लीजिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। यह जो पंक्ति है दोस्तों, ये आचार्य शुक्ल जी की है, जिन्होंने जो मानते हैं विद्यापति को श्रृंगारी, परंतु कुछ ऐसे विद्वान हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे भी, विद्यापति को श्रृंगारी नहीं भक्त कवि मानते हैं। उनको ही व्यंग करके शुक्ल जी ने ये कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। तो अब हम बात करते हैं महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी के बारे में। तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंच देवोपासक स्वीकार किया है। उन्होंने विद्यापति को पंच देवोपासक ही माना है। तो दोस्तों, अगर हम संप्रदाय के बारे में बात करते हैं विद्यापति जी के, तो विद्यापति को शैव संप्रदाय के कवि माना जाता है। मतलब विद्यापति शैव संप्रदाय के थे, वो मुख्य रूप में माना जाता है। अब कीर्तिलता के बारे में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैं छोड़ दी थी वहाँ पर जब मैं आपको बता रही थी। तो कीर्तिलता में भृंग भृंगी संवाद के रूप में इसकी शुरुआत भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है कीर्तिलता की। अब हम बात करते हैं
विद्यापति के बारे में विद्वानों का मत क्या है, यानी कि कौन कौन से विद्वान हैं जो श्रृंगारी मानते हैं उन्हें, कौन कौन से विद्वान हैं जो रहस्यवादी मानते हैं, और कौन कौन से भक्त और स्मार्त कौन कौन मानते हैं। तो यहाँ पर आप सबके सामने पेज से मैं आपको ये सलाह दूंगी दोस्तों, ये सब आप लिख लीजिए। तो श्रृंगारी मानने वाले श्रृंगारी मानने वाले विद्वान हैं महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, जो कि उन्हें पंचदेवोपासक मानते हैं। श्रृंगारी पंचदेवोपासक तो वो उन्हें मानते हैं, परंतु वो उन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो आपको पता है, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष वेनीपुरी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और डॉक्टर जय किशन प्रसाद, इन सब ने श्रृंगारी माना हुआ है। याद रखिए, हरप्रसाद शास्त्री महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और डॉक्टर जय किशन प्रसाद। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो कि रहस्यवादी मानते हैं। तो रहस्यवादी मानने वाले विद्वान हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। याद रखिए, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। अब हम बात करते हैं भक्त कवि कौन कौन मानते हैं। तो कौन कौन विद्वान मानते हैं, सॉरी मैं बार बार कवि बोल रही हूँ, पर कौन कौन विद्वान हैं जो भक्त मानते हैं विद्यापति को भक्त कवि। बाबू ब्रज नंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिए, बाबू ब्रज नंदन सहाय भक्त मानते हैं, श्याम सुंदर दास उन्हें भक्त कवि मानते हैं और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उन्हें भक्त कवि ही मानते हैं। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो संपादित हुआ है, उसमें भी उन्हें कृष्ण भक्त कवि ही माना गया है। याद रखिए, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में विद्यापति जी को कृष्ण भक्त कवि माना गया है। और स्मार्त संप्रदाय के मानते हैं उन्हें श्री नरेंद्र नाथ दास। याद रखिए, श्री नरेंद्र नाथ दास जो विद्वान है वो विद्यापति जी को स्मार्त संप्रदाय के कवि मानते हैं। अब अंत में हम विद्यापति जी के उपाधियों के बारे में बात करेंगे कि उनके प्रशंसकों ने उन्हें कौन कौन से उपाधि दी हुई है। तो अगर हम उपाधियों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला तो महाराज शिव सिंह, जिन्होंने उन्हें दिया था तिरहुत के राजा महाराज शिव सिंह, जिनके साथ उनकी घनिष्ठता भी बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने उन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि से संबंधित किया था। उसके अलावा काफ़ी सारे उपाधियां हैं दोस्तों यहाँ पर विद्यापति जी को मिली है उनके प्रशंसकों से। वो है कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन और मैथिल कोकिल। और ये जो मैथिल कोकिल है दोस्तों, ये खास करके पदावली के लिए ही उन्हें मिली है। याद रखिए, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन और मैथिल कोकिल। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे मेल कीजिए। मैं वादा करती हूँ आपकी ईमेल की रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई और ज़रिए से मेरे साथ जुड़ना है तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं दे रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, कल मिलते हैं विद्यापति जी के कुछ प्रमुख जो पंक्तियां हैं उसके साथ। तो तब तक के लिए नमस्ते।